हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर चुके हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है इतना हेल्दी तरीके से फिनिश किया है कि बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए इस चैप्टर का जो आपको ना आता। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग पर जाएंगे, लेकिन बेटा उसके लिए मुझे थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, वो मैं बेस बना। बेटा ये कहना ना बड़ा गलत होता है, मतलब पता नहीं अक्सर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बीएसटी सीक्वेंस से पढ़ो, प्लानिंग पढ़ोगे समझोगे तो ऑर्गेनाइजिंग समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग समझोगे तो स्टाफिंग समझ में आएगा। बेटा इट इज मेरा मेथ। अगर आप ये जानते हो कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन का क्या काम है, तो बेटा ये सिर्फ एक मेथ है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी कभी सीक्वेंस से नहीं पढ़ा है, मुझे पढ़ाते हुए 11 साल हो गए, मैंने आज तक कभी सीक्वेंस से नहीं पढ़ा। आज तक एक बच्चा ये कह के नहीं उठा कि मुझे समझ नहीं आया, और आज तक हर साल 100 में से 100 नंबर आए हैं बिजनेस स्टडीज। तो ये तो कहना ही गलत है भैया, ये तो मत ही कहो कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, तो बाबू एक बार बेस बना देते हैं, फटाफट से लगाऊंगा इस बार बेस बनाने में 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता। सबसे पहले बेटा, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है बेटा? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बेटा दूसरों से काम निकलवाने की आर्ट को मैनेजमेंट बोला गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां मैनेजर को देखो, मैनेजर का काम कभी खुद काम करना नहीं है। मैनेजर का काम है दूसरों से काम निकलवाना, और ये दूसरों से काम निकलवाने की कला को ही मैनेजमेंट बोला गया। ट्रेडिशनल या मैनेजमेंट को ऐसे ही डिफाइन करते थे, मॉडर्न डेज में हमने दो वर्ड डाल दिए। आज भी बेटा दूसरों से काम निकलवाने की कला मैनेजमेंट है, पर लेकिन जो काम निकलवाना है वो एफिशिएंटली निकलवाना है और इफेक्टिवली निकलवाना है। ठीक है जी, एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस करूंगा जब चर्चा चैप्टर 1 करूंगा, अभी नहीं पता। ठीक है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं जिन्हें हम प्यार से पोस्ट डीसी बोलते हैं बेटा। पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कुछ लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये पांचों ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं, यही पांचों। ठीक है जी, चाहे फंक्शन बोलो चाहे मैनेजमेंट का प्रोसेस बोलो, सब यही है। बेटा प्लानिंग स्टेज पे हम करते क्या है, प्लानिंग में क्या करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन? बेटा प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करती है, और ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होते हैं। मैं कहता हूं बेटा, अभी हमारा लास्ट ईयर जा चुका है 23-24, और लास्ट ईयर में हमने 10 लाख यूनिट बना ली और बेच ली। बेटा आज हम 1 अप्रैल 2024 को बैठकर सोच रहे हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन 24-25, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है 2024-25 में। और बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। हम बेटा प्लान फ्यूचर के लिए करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, पास्ट के लिए नहीं होती प्लानिंग। आप सब भी बैठे हो बेटा, अभी 6 महीने के बाद के बारे में सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके इतने अच्छे बोर्ड के एग्जाम दे दूंगा, इतना स्कोर कर लूंगा, बाद में ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी। खुद पास्ट में नहीं जाके नहीं प्लानिंग कर रहे, फ्यूचर के लिए प्लान हो रहा है। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन भी फ्यूचर के लिए प्लान करती है, 1 अप्रैल 24 को सोच रही है 24-25 में क्या करते हैं आज। तो बेटा ज्यादातर जो मेरे प्लान्स होते हैं बेटा, वो मेरे पास्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैंने इस साल टारगेट लिया कि 10 लाख तो हम बना ही चुके हैं, इस बार हमारा टारगेट है हम 12 लाख यूनिट बनाना और बेचना चाहते हैं, यानी कि अपनी सेल को 20% से बढ़ाना चाहते हैं। ये हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव ले लिया। ठीक है जी, बेटा ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे स्टाफिंग हो, वैसे मेरे आज का टारगेट ये है तो मैं इस पर थोड़ा सा कम बोलूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं तो शुरू करूंगा इसको मोस्ट डिटेल्ड वे में। बेटा ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं और स्टाफिंग में क्या करते हैं, दोनों में रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। ऑब्जेक्टिव आ गया, 12 लाख यूनिट बनानी है और बेचनी है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे रिसोर्सेस की जरूरत तो होगी। वो रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं बेटा? वो रिसोर्सेस फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो फिजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, वो बेटा मेरे ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, सारे रिसोर्सेस की बात आप ऑर्गेनाइजिंग में कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस छोड़ दो।
ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉय की बात नहीं होगी ऑर्गेनाइजिंग, तो और किस रिसोर्सेस की बात होगी, फिजिकल और फाइनेंशियल। पैसा चाहिए, पैसों की बात ऑर्गेनाइजिंग में सोचो कहां से आएगा, मुझे फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए। बेटा फिजिकल रिसोर्सेस से मेरा मतलब क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल मशीनरी से मतलब हो सकता है। आप खुद समझो, मुझे 12 लाख यूनिट अचीव करनी है, 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल ही चाहिए होगा, और अगर मुझे लगे कि कुछ वेस्टेज हो सकती है तो उतना भी रॉ मटेरियल मंगा लूं, यानी कि मैं दिमाग में सोच के बैठा हूँ 12,30,000 यूनिट का बनेगा, 30,000 बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत। तो रॉ मटेरियल कहाँ ऑर्गेनाइज करूंगा, कहाँ अरेंज करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग में। हो सकता है मेरे पास उतनी मशीन तो हो जिन्होंने 10 लाख यूनिट बनवा भी दी और बिकवा भी दी, मेरे पास उतनी मशीन ना हो जो 12 लाख यूनिट बनवा भी दे और बिकवा भी दे। सर इतना ऑर्गेनाइजेशन फालतू में रखती होगी क्या मशीन, कि मैं जो 12 लाख बना सकते और बनाई मैंने उससे 10 ही लाख। यार इतनी मशीन आप कोई फालतू नहीं खरीद कर रहे, जरूरी नहीं है कि आपके पास पड़ी हो। तो बेटा अगर कोई एडिशनल मशीनरी परचेज पे करनी है वो भी ऑर्गेनाइजिंग में होगी, ठीक है जी। यानी कि सारे रिसोर्सेस में ऑर्गेनाइजिंग में अरेंज करूंगा, बट ह्यूमन रिसोर्सेस की कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में बेटा रिसोर्सेस अरेंज करने के अलावा मैं एक काम और करता हूं, अगर आपको याद हो बेटा, इससे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेटा छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इसको डिपार्टमेंट में बांटते हैं, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है जी। बेटा स्टाफिंग में क्या करते हैं फिर, बाबू स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करते हैं, सिर्फ एम्प्लॉइज की बात करते हैं। देखो मेरे पास उतने एम्प्लॉइज तो हैं जिन्होंने 10 लाख यूनिट बनाई और बेची, मेरे पास उतने एम्प्लॉय नहीं है कि 12 लाख बना भी दे और बेच भी दे। इतने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में फालतू में नहीं होते, और मैं उनकी सैलरी नहीं बियर कर सकता, मैं उतने ही रखूंगा जितने बना सके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जरूर हो सकते हैं, पर इतने नहीं कि 2 लाख यूनिट और एक्स्ट्रा बनाने के एम्प्लॉय पहले से ऑर्गेनाइजेशन में थे, पिछले साल ही थे, इतना क्यों पे करूंगा भैया। तो बेटा अगर नए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है जो इस टारगेट को अचीव करा सके, तो बेटा उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरी, सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है जी, अभी मैं शुरू करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, और सबसे इजी चैप्टर में से एक है भैया, मजा आ जाता है पढ़ते ही। और वो उसके बाद डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टिंग में बोला जाता है ऐसा, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। अब अभी तक सोचो आपने करा क्या, टारगेट सेट करे, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए वो रिसोर्सेस अरेंज करती है। तो बेटा डायरेक्टिंग में क्या करेंगे, एक्चुअल वर्किंग पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, सेल्स पर ध्यान देंगे। ऐसा हम बोलते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दैट दैट मींस एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। सच में काम कहां से शुरू होगा, डायरेक्टिंग से शुरू होगा। ठीक है, और पूरा साल भर खत्म हो गया बेटा, आज 31 मार्च 2025 आ गई, और आज मेरे सामने मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई कि कितनी यूनिट बनी और कितनी बिकी। बेटा मान लो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई कि 11.5 लाख यूनिट बनी और बिकी, तो बेटा इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करता हूं अपने स्टैंडर्ड के साथ। अरे बेटा वही स्टैंडर्ड है, वही ऑब्जेक्टिव है जो मैंने प्लानिंग स्टेज पर सेट किए थे। भैया मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 11.5 लाख यूनिट, और बेटा मेरा टारगेट था 12 लाख यूनिट का, कहीं ना कहीं बेटा कुछ कमी रह गई, मुझे इससे पता लगा। कंट्रोलिंग स्टेज का काम है इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को निकलवाना और उसको कंपेयर कराना विद स्टैंडर्ड, कमियां ढूंढना। बेटा मैं कमी ढूंढूंगा, ये 50,000 यूनिट कम क्यों बनी, कम क्यों बिकी, ऐसी क्या दिक्कत रही। और ध्यान रख लेना बेटा, अगर कोई कमी आई है उसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो कंट्रोलिंग में ही होगा, और एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ये मत सोचना कि इग्नोर कर दो। बेटा मैं अगर आपको कमी की वजह ये बताऊं, बहुत सारी वजह हो सकती है, मैं एक वजह बताता हूँ कि मेरी मशीनरी बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी, बार बार रिपेयरिंग मांग रही थी, इस वजह से बेटा साल भर में कम से कम 20 से 25 दिन बर्बाद हुए, जिसकी वजह से यूनिट नहीं बनी, मान लो ये वजह। अच्छा आज मैंने कॉजेज ऑफ डेविएशन ढूंढ लिया, कमी का कारण ढूंढ लिया, अगर मैं आज इससे इग्नोर करूं तो आपको क्या लगता है अगले साल सब सही रहेगा, फिर ये प्रॉब्लम आएगी, फिर टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो बेटा अगर कमी पता लग रही है, जो कि आपको पता लगानी है, तो उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन होना है तो वो भी कंट्रोलिंग में ही होगा।
और ध्यान रख लेना, एक बार बेटा एक्शन हो गया तो ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक ठाक निबट गया, चलो अब नमस्ते कर दो। बेटा कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग में आ जाना है। अब 1 अप्रैल 2025 है, मैं प्लान करूंगा 25-26 के लिए। यानी कि बेटा ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ते सुनते हैं 12th क्लास में, दिस प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका कमी आने ना आने से कोई लेना देना नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कमी आई तभी जा रहे हैं हम दोबारा प्लानिंग करने। बेटा कमी से क्या लेना देना, मैं कहूँ चलो पूरे 12 लाख यूनिट बन जाते हैं, कोई कमी ना आती, कोई एक्शन ना होता, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद थोड़ी होगी? अभी तो हम काम ही कर रहे हैं, अब अगले साल के बारे में सोचते हैं। अब अगले साल के बारे में सोचना, टारगेट क्या रख रहे हैं, तो बेटा ये प्लानिंग में होगा डिसाइड। ठीक है, अब मैं बेटा एक सबसे बड़ा मिथ दूर करने जा रहा हूँ, जो बच्चा पूरी 12th क्लास कर लेता है उसको भी मिथ होता है ये। ठीक है जी, और मैं ऐसा नहीं मानता कि आप जितने बैठे हो सबको ये मिथ नहीं होगा, किसी को हो सकता है आप में से अभी भी हो ये मिथ, वो बात अलग है, कोई जेन्युइनली बताएगा। बेटा ज्यादातर बच्चों को पता है क्या लगता है कि प्लानिंग ना एक स्पेसिफाइड मंथ के लिए होती है। मतलब अगर मैं कहूँ साल के 12 महीने हैं तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि 2-3 महीने प्लानिंग होती है, जब प्लानिंग खत्म होती है उसके बाद 2-3 महीने ऑर्गेनाइजिंग होती है, उसके बाद 2-3 महीने स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। बाबू ठीक है, आपको इस हिसाब से समझाया जाता है, पर एक बात जिंदगी में बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उतार लो, ये सारे प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। और मैं कहता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एंट्री करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें साथ में होती हुई दिख भी जाएंगी, सब साथ चल रहा होता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या काम प्लानिंग का हिस्सा है, क्या काम ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है, सब साथ साथ चल रहा होता है। मैं कहता हूँ आज 1 अप्रैल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो और बेटा आप देखते हो एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, आपकी नॉलेज में आता है बोर्ड मीटिंग चल रही है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक रूम में बैठ के कि क्या ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं। समझदार हो तो ये प्लानिंग का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा। इधर से आप देख रहे हो बेटा कि परचेज मैनेजर एक कोटेशन मांग रहा है बेटा अपने सप्लायर से कि हम इतने यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना चाह रहे हैं, इस बार आपसे इतने यूनिट ऑफ मशीनरी खरीदना चाह रहे हैं, आप हमें बताओ किस प्राइस पे सप्लाई कर दोगे। बेटा ये ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। आप देख रहे हो फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है बेटा, लोन की डिमांड कर रहा है, कुछ बैंक में लोन की एप्लीकेशन देख रहा है, और वो ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। एक तरफ आप देख रहे हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बैठा हुआ है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, नया स्टाफ रिक्रूट कर रहा है, बेटा स्टाफिंग है वो। और नो डाउट कि आप जब प्रोडक्शन फ्लोर पे जाते हो तो सारे एम्प्लॉय बैठ के प्रोडक्शन भी कर रहे हैं बेटा, वो डायरेक्टिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कमरे में बैठा बस सुपरवाइजर सबको वॉच कर रहा है, सबकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, वो कंट्रोलिंग चल रही है। सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता है। ये दिमाग से मित बिल्कुल निकाल दो कि 1 महीना सिर्फ प्लानिंग होगी, मतलब बोर्ड मीटिंग होगी, आपको क्या लगता है मतलब सारे स्टाफ को छुट्टी दे रखी होगी, बाकी सब घर बैठे होंगे? ऐसा कोई मिथ मत पाल लेना, सब कुछ साथ साथ चलता है, पर आपको सोचना होता है कि क्या हिस्सा प्लानिंग है, क्या ऑर्गेनाइजिंग, क्या स्टाफिंग। क्या मैं क्लियर हूँ इस चीज को लेकर? आगे बढ़ जाए और वो स्टाफिंग पर आ जाए, तो वो विदाउट अ फर्दर डिले चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने बेटा बहुत काफी आइडिया दे दिया कि मैं किस में क्या क्या करने वाला हूँ, कौन से फंक्शन में क्या करूंगा। बेटा मैंने आपके सामने भी प्लानिंग और स्टाफिंग लिखे रहने दिया, बाकी सब हटा दिया। चलो जी सामने देखो बेटा, टारगेट मेरे सेट हो गए, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके हटे कि 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी इस साल का टारगेट। ठीक है बेटा, स्टाफिंग के लिए देखो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्टाफिंग, मुझे कुछ स्टाफ चाहिए बेटा जो इस टारगेट को मेरे अचीव कराते। देखो लास्ट ईयर हमने टारगेट अचीव किया, 10 लाख यूनिट बनाई और बेची है, मतलब मेरे पास उतने एम्प्लॉइज तो हैं जो 10 लाख यूनिट बना और बेच सकते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा है 10,20,000 बना सकते हैं, पर 12 लाख बनाने का स्टाफ नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए होगा। तो बेटा स्टाफिंग प्रोसेस में पढ़ने जा रहा हूँ, और बेटा जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई चीज प्रोसेस है
तो बेटा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हेडिंग बिल्कुल लिखी जाए, एक सीक्वेंस है उसी स्पेसिफाइड सीक्वेंस में लिखना। तो बेटा स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है पहली हेडिंग से, हेडिंग का नाम है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या मतलब है बेटा इस बात का, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का? देखो ज्यादातर दुनिया को क्या समझ में आता है मैं ये बता देता हूँ। देखो पढ़ने में समझ में आ रहा है, एस्टिमेट कर लो कितनी मैन पावर चाहिए, यानी कि बेटा जो बात समझ में आती है पढ़ने पर वो यही समझ में आती है, देख लो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको रिक्वायर्ड है। पर मैं बेटा आपकी नॉलेज थोड़ी एनहांस कर देता हूँ। बेटा स्टाफिंग प्रोसेस का पहला स्टेप सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डील नहीं करता, इट ऑल्सो डील्स विद टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। और वो दोनों बातें साथ साथ सोचनी है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड है और बेटा किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। और बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे एसरटेन करते हैं, एक बड़ा अलग तरीका बताया गया। बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एसरटेन करने हैं तो आप दो तरीके के एनालिसिस परफॉर्म करते हो, याद आया होगा, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। बेटा क्या होता है ये? बेटा वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है बेटा कि टोटल कितना स्टाफ आपको चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करा सके, मतलब प्रोडक्शन भी करा सके और सेल्स भी करा सके। ठीक है जी। और मैंने वर्कलोड एनालिसिस परफॉर्म करा और मुझे समझ में आया कि कम से कम 1200 एम्प्लॉय लगते हैं तब जाकर ये टारगेट अचीव होता है। ठीक है जी। तो वो फिर परफॉर्म करो वर्कफोर्स एनालिसिस। ये वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है? वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं एंड हाउ मच ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड और अंडरबर्डन्ड। उनमें से कितने ओवरबर्डन्ड है, कितने अंडरबर्डन्ड है। बेटा लास्ट ईयर ना मैंने जब वर्कफोर्स एनालिसिस बार परफॉर्म किया तो मुझे पता लगा लास्ट ईयर मेरे पास सिर्फ 900 का स्टाफ था और मैंने 100 लोगों को ना ओवरबर्डन कर रखा था, मतलब उनसे 7 की जगह में 10 घंटे काम लेता था, बाकी 800 से 7 घंटे। अंडरबर्डन तो कोई था ही नहीं। तब जाकर मेरा टारगेट अचीव हुआ। मैंने टारगेट थोड़ा सा बड़ा सेट किया था, उसको अचीव करने के लिए मुझे स्टाफ की जरूरत थी, लेकिन मिड टाइम मुझे स्टाफ नहीं मिला तो मैंने उनको ही ओवरबर्डन किया, उनको इस एक्स्ट्रा सैलरी पे देकर एक्स्ट्रा काम करा। तो मेरे को ये बात पता लगी वर्क फोर्स एनालिसिस से। बेटा वर्कलोड एनालिसिस परफॉर्म किया मैंने, वर्क फोर्स एनालिसिस परफॉर्म किया, इन दोनों का डिफरेंस है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। वर्कलोड एनालिसिस क्या बता रहा था? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश माय ऑब्जेक्टिव। और वर्क फोर्स एनालिसिस क्या बता रहा था? एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं एंड हाउ मच ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड एंड अंडरबर्डन्ड। तो मैंने जब इसका डिफरेंस निकाला मुझे क्लियर हो गया कि मुझे कितने स्टाफ की और जरूरत है। तो पता लग गया मुझे कितना स्टाफ चाहिए, पता लग गया 300 स्टाफ और चाहिए अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, हर हाल में चाहिए 300 स्टाफ। बेटा चलो ये भी समझ में आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलते हैं। सर टाइप कैसे निकलेगा? बड़े निकला था टाइप। ओ टाइप का मतलब होता है मुझे एम्प्लॉय किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, किस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या नेचर ऑफ जॉब में परफॉर्म कराने वाला हूं, ये सब बातें सोच लेना टाइप की। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बैलेंस बिठाना हमें दो चीजों के बीच, नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब मैं बेटा ये सोच कर बैठा हूं कि 12 लाख यूनिट बन भी जानी चाहिए, बिक भी जानी चाहिए, मुझे ज्यादातर लोग प्रोडक्शन में चाहिए या सेल्स में चाहिए या मार्केटिंग में चाहिए। तो बेटा मुझे सोचना है ना ये 300 एम्प्लॉय किस टाइप के होने चाहिए, क्या उनकी एजुकेशन हो, क्या बैकग्राउंड हो, पहले किस फील्ड में काम किया हो, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ फ्रेशर कुछ एक्सपीरियंस, कुछ प्रोडक्शन में कुछ मार्केटिंग में, ये सबका क्राइटेरिया एक ही ले लो। सबका क्राइटेरिया एक तो नहीं ले सकता,
अब सोचूंगा ना बेटा, किसमें से मुझे 200 स्टाफ चाहिए प्रोडक्शन में, 50 सेल्स में चाहिए, 50 मार्केटिंग में चाहिए, और उनमें से कितने फ्रेशर रखो, कितने एक्सपीरियंस रखो। देखो सारे फ्रेशर रखूंगा तो भी नास, सारे एक्सपीरियंस रखूंगा तो फाइनेंशियल बर्डन, उसका भी बैलेंस बिठाना पड़ेगा। तो बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय में आपको बहुत कुछ सोचना होता है। कितनी एजुकेशन के साथ स्टाफ रखूं, कितने एक्सपीरियंस के साथ स्टाफ रखूं, क्या उसका बैकग्राउंड हो, कितना उसका एक्सपीरियंस हो, क्या नेचर ऑफ जॉब में उससे परफॉर्म कराऊं, सब कुछ सोच लो। और आपको बता देता हूँ सिर्फ इतना ही नहीं सोचना, उसके बाद भी एक बात और सोच, तो ज्यादातर लोग बताएंगे नहीं। बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय में ना कई बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी होती है, मैं उसको भी पूरा करता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम 20% जॉब तो वुमेन्स को देते हैं। तो बेटा अगर 300 लोग हैं तो 60 वुमेन भी चाहिए होंगी, टाइप पे ही सोचना पड़ेगा। क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 10% जॉब तो माइनॉरिटी को देते हैं, तो बाबू मुझे 30 जॉब तो रिजर्व रखनी पड़ेगी उनके लिए 300 में से। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? बिल्कुल अच्छा से बात समझ में आ जाती है। बेटा एक बार फटाफट से इसको रीड कर दो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को। इतने में आपके सामने दो हेडिंग लिख रहा हूँ अगली, ठीक है, कि उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इतने में आप पढ़ दोगे, 30 सेकंड स्लो फटाफट से पढ़ दो। चलो जी, और वो सामने देख रहे हैं सब, किसी की कोई और प्रॉब्लम हुई एक बार आप घर से भी पढ़ लेना, कोई टेंशन मतलब कर लेने की। बेटा अब हम आगे बढ़ाते हैं बात को। सेकंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट एंड थर्ड वन इज सिलेक्शन। अब ये पता लगा 300 लोग चाहिए, 200 प्रोडक्शन में चाहिए, 50 मार्केटिंग, 50 सेल्स में चाहिए, डिसाइड हो गया, ठीक है। बेटा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कभी पेपर में आएगा, कभी अपने ओरिजिनल नाम से भी आएगा। ऐसा नहीं करेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिक्रूटमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन। भैया 2024 में, 2011 में आते थे ऐसे क्वेश्चन, बंद हो गए, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट इज नोन एज द पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज नोन एज द नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। इसको पॉजिटिव स्टेप बोला जाता है, इसको नेगेटिव बोला जाता है। बेटा क्यों बोला जाता है? जब रिक्रूटमेंट मुझे करनी होती है ना बेटा, तो मैं अपनी वैकेंसी को वाइडली एडवर्टाइज करता हूँ, और इतना एडवर्टाइज करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अप्लाई करें जॉब के लिए। बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना अपनी वैकेंसी को ना बहुत एडवर्टाइज करना चाहती है, कोई भी मैनेजर है ना बेटा इंड्यूस करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। ऐसा क्यों? बेटा जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा जॉब के लिए। मैं कह रहा हूं मेरे को 300 लोग चाहिए और पूरे 300 आ गए, बेटा उसे सिलेक्शन करना नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं। 300 चाहिए और 300 ही आए और कोई आया नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। फिर तो बेटा जैसा मर्जी उसका स्किल है, कैपेबिलिटी है, और ले लो भैया जॉब कर कल से शुरू। तो बेटा मेरी नजर में उसे सिलेक्शन नहीं बोलते, उसे मजबूरी बोलते। और मैं कहूँ 300 चाहिए थे और आए 3000। अब बेटा लिख के ले लो, आपको एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगी। ऐसा क्यों? बेटा हर जॉब के लिए 10 बंदे खड़े हैं, मैं कहता हूँ एक आदमी जिसको मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा, 9 लोगों से ऊपर चूज करके लाऊंगा, यानी कि वो उन 9 लोगों से ज्यादा स्किल रखता होगा, ज्यादा कैपेबिलिटी रखता होगा, तभी तो चूज कर रहा हूँ उसको। तो जितने ज्यादा दुनिया जॉब के लिए अप्लाई करेगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको सुटेबल कैंडिडेट मिलने के। इसलिए हम पूरा इंड्यूस करते हैं बेटा लोगों को कि आओ जॉब के लिए अप्लाई करो। इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। हम चाहते हैं सारी दुनिया अप्लाई करती है।
समझ आई बात? लेकिन सिलेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, ये नेगेटिव माना जाता है बहुत। ऐसा कि उसमें क्या दिक्कत है बेटा? 3,000 लोगों ने अप्लाई करा जॉब के लिए, अब मैं सबका सिलेक्शन टेस्ट लूंगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके कोर्स का पार्ट है, पता लग जाएंगे। इंटरव्यू दूंगा, सबने ये टर्म तो सुनी है ऑब्वियसली, सबके इंटरव्यूज लूंगा, सबके टेस्ट कंडक्ट करूंगा और 300 लोगों का सिलेक्शन करूंगा। इंडिया में बेटा ज्यादातर यही देखा जाता है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। तो वो 300 लोग सेलेक्ट होंगे, 2700 रिजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा है नंबर ऑफ सेलेक्टेड से। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ नेगेटिव प्रोसेस। समझ में आती है बात? अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था, आप समझ सकते हो बेटा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, 30 से 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड, 140 करोड़ में से। तो हालात इतने वर्स्ट हो चुके हैं कि अभी बैंक में एक सफाई कर्मचारी की जरूरत थी और पीएचडी क्वालिफाइड ने अप्लाई कर, मतलब इस लेवल के हालात हैं कि पीएचडी क्वालिफाइड बैंक में सफाई कर्मचारी के तौर पर आना चाहते, ये हालात हैं। एक जॉब निकलती है ना बेटा, गलती से एक सरकारी जॉब, चाहे छोटे से छोटे दर्जे की हो बेटा, 5-5 हजार लोग अप्लाई करते हैं, तो रिजेक्शन तो सोचो इंडिया में कितना है। इसलिए इंडिया में ये तो हमेशा ही नेगेटिव स्टेप बना रहेगा, मुझे लगता ही नहीं है कभी ये पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात? क्यों इसको पॉजिटिव स्टेप बोला जाता है, क्यों इसको नेगेटिव बोला जाता है? और दो वर्ड मैंने ऐसे बोले जिनके ऊपर फ्यूचर कभी ना कभी चर्चा होगी, एक एम्प्लॉयमेंट या सिलेक्शन टेस्ट, एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू पे मैं बहुत चर्चा करूंगा आपके साथ जब करूंगा, और एक बेटा मैंने बोला सिलेक्शन टेस्ट, उस पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़े, तीनों बातें क्लियर? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बेटा फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बेटा क्या होता है प्लेसमेंट? देखो वर्ड एंड है और नहीं, दोनों के अलग अलग मतलब है, पेपर में दोनों के बारे में लिख के आता है। प्लेसमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द जॉब पोजीशन फॉर व्हिच ही और शी इज सिलेक्टेड। बेटा आज मैंने 300 एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर दिया, आज मैं उनको उनका जॉब दिखा दूं, उनकी जॉब पोजीशन बता दूं, कहाँ बैठना है, कहाँ काम करना है, सब समझा दूं, तो बेटा प्लेसमेंट हो गया। Employee occupying the job position for which he or she is selected is known as placement. What do you mean by orientation? ये सबसे फेमस वर्ड है इस पूरे चैप्टर का, ध्यान रखना, ये 10 जगह घूमता है, इसलिए आज इसको पक्का कर लेना। ओरिएंटेशन क्या है बेटा? अभी नया एम्प्लॉय सेलेक्ट होकर आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आज ही पहला दिन है उसका, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर करना ही ओरिएंटेशन है। कई बार ऐसा होता है, वेरी फर्स्ट डे जब बच्चा मेरी ट्यूशन में आता है तो हम बोलते हैं आज ओरिएंटेशन क्लास है, मतलब आज फेमिलियर होने का टाइम है, आप मेरे बारे में जान लो, मैं आपके बारे में जान लेता हूँ। तो बेटा एम्प्लॉय भी पहले दिन आया ना, पहले दिन तो उसका ओरिएंटेशन डे है, उसको फेमिलियर करो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के साथ, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के साथ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ, हमारे बैकग्राउंड के साथ, एमडी के साथ, सीईओ के साथ, सबके साथ फेमिलियर करो। और नॉर्मली जो ओरिएंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी यूज करती है वो है बेटा प्रेजेंटेशन। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया प्रेजेंटेशन रूम रहता है, वो क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन रूम में ले जाते हैं, ठीक है, ये कुछ क्लिपिंग्स उन्होंने बना रखी होती है, एक एक करके वो क्लिपिंग प्ले कर देते हैं। जैसे कि पहली क्लिपिंग आई, बताया गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोटर थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, ठीक है जी। अभी जिंदा है तो बता दिया, मर गए हैं तो बता दिया। आगे जी नेक्स्ट क्लिपिंग। अभी बताया गया कि प्रमोटर ने जब नींव रखी ऑर्गेनाइजेशन की तो किस मिशन के साथ रखी, क्या उनका विजन है, क्या वो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना चाहते थे, सब बता दिया। आगे
करंट में सीईओ कौन है, एमडी कौन है, ये बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बता दिए। ये बता दिया कि आपका इमीडिएट सुपीरियर कौन है और आपका सबऑर्डिनेट कौन है, किसको आप ऑर्डर देंगे और किससे आप ऑर्डर लेंगे, क्या क्या बेटा आपके लेवल पर हमारे फंक्शंस रहते हैं, क्या लिमिटेशन है आपकी जॉब की, क्या आप काम परफॉर्म करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, आपके लेवल पे हर चीज बताती है, हर चीज से फैमिलियर करती है। हो गया ओरिएंटेशन, सब समझ में आ गया क्या काम करना है, किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है। तो बेटा कुछ केसेस में ये ट्रेनिंग 2-3 दिन भी चल सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया ये ट्रेनिंग 2 से 3 घंटे की होती है। ठीक है, 2 से 3 घंटे में ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, बढ़ाएं आगे। 4 स्टेप डन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आज का लास्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और नहीं इंटरचेंजेबली यूज मत करना। मैंने पिछली बार भी डिफरेंस बताया था। तो वो ट्रेनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, बच्चा कहता है ट्रेनिंग स्किल्स बनाती है, बढ़ाती है, तो डेवलपमेंट नहीं करती। दोनों का काम स्किल बढ़ाने का। फर्क क्या है, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है और डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट। और ट्रेनिंग जब होती है एक ही फील्ड में होती है एंड जनरली इट इज रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन, और डेवलपमेंट का जॉब पोजीशन से लेना देना कुछ होता नहीं। समझाने के लिए एग्जांपल, मैंने 200 एम्प्लॉय सेलेक्ट करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। आज बेटा उनकी ट्रेनिंग शुरू करा दी हमने और उन्हें सिखाया जा रहा है कि प्रोडक्शन कैसा होगा, कैसे होगा। स्किल बढ़ रहा है, स्किल तो बढ़ ही रहा है ऑब्वियसली। बेटा ट्रेनिंग एक ही फील्ड में हो रही है और आपकी जॉब से रिलेट कर रही है, दिख रहा है। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ बेटा साथ ही साथ हमने उनके लिए, एम्प्लॉइज के लिए इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा 7 days का। इट इज नॉट रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन, ये आपकी डेवलपमेंट करना है इन ऑल रिस्पेक्ट। या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलवा रही है अपनी कॉस्ट पे। ये कोई, देखो स्किल ये भी बढ़ा रहा है, इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम स्किल तो बढ़ा रहा है, पर ये आपकी जॉब से रिलेट नहीं करता। इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये आपको सारे एस्पेक्ट में डेवलप करना है। आपकी जॉब के लिए डेवलप करना ट्रेनिंग होती है, आपकी जॉब के लिए आपको रेडी करना वो ट्रेनिंग होती है। क्या आपको आपकी जॉब के लिए रेडी नहीं कर रहा, क्या आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है बात? डन, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।